हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। घर पे ठीक से है ना? स्टडी भी कर रहे हैं, अपना ध्यान भी रख रहे हैं। आई नो यू मस्ट ऑल बी डूइंग दैट। प्लीज बी केयरफुल अगेन विथ योर हेल्थ नाउ, बिकॉज जैसे जैसे एग्जाम पास आती है हमें अपना ज्यादा ध्यान रखना है, ठीक है? सो वेलकम बैक to yet another lecture of biology in which we would be ending the chapter on heredity and evolution. अब ये चैप्टर वैसे तो कंप्लीट है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, बट सर्टन थिंग्स आर गिवन इन द बॉक्सेस ऑफ एनसीईआरटी एंड सर्टन थिंग्स आर रिमेनिंग. सो टुडे लाइक डार्विन्स नेचुरल सिलेक्शन वाली थियोरी सिर्फ बॉक्स में दे रखी है, बट अपन उसको भी डिटेल में देखते हैं. देन ओरिजिन ऑफ लाइफ हेल्डेन एंड ओपेरिन वाला बॉक्स बुक पेज पे बॉक्स है, उसमें दे रखा, बट वील डिस्कस ऑल दोज थिंग्स ऑल्सो सो दैट इट बिकम्स मोर क्लियर टू अस. प्लस वन टॉपिक दैट इज स्पीसिएशन इज रिमेनिंग, और हो सकता है ये टॉपिक आरबीएसई की बुक में डार्विन की थियोरी वगैरह ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन हो, तो वी वुड कवर दैट इन टुडेज लेक्चर. देन विल कंप्लीट हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन. उसके बाद अपना एक नेचुरल सिलेक्शन है. I would be posting that lecture very soon and we've completed our course. CBSE वाला कोर्स हो गया ऑलमोस्ट. RBSE also is the same thing. Now we would be covering 9th class revision for NTSE in live classes. So please attend them properly. RBSE का भी कुछ मैं आपको important topics बताती रहूंगी. You don't need to go on reading the whole book. Please pay attention to the points on which I put emphasis. That would be helpful. ठीक है? तो I think in a week or maximum 8-9 days, if we get 2 lectures, we would complete our course properly. And I would be taking all the revision in 9th in the live classes. You would be well prepared for your NTSE. Don't worry at all. ठीक है? तो आज अपन start करते हैं अपना topic about heredity and evolution, and we were talking about this mode. evolution की बात हम कर रहे थे. हमने देखा it is a whole very long process which involves the passage of genes from one generation to other, to the next, and ultimately because of various reasons there are some changes which exhibit in some generations. Later on organisms try to survive in a habitat, उसकी वजह से भी change आता है. some organisms do not interbreed after a certain time, उसकी वजह से भी change आता है. And so evolution is a big long process, slow process leading to the development of new animals or new organisms. ठीक है? अब हम बात कर रहे हैं, excuse me, we would be talking about, just excuse me, sorry. तो अब हम बात कर रहे हैं about evolution and I would be just explaining what were the theories related to this. कौन कौन सी थियोरी दी गई थी, इवोल्यूशन कैसे हुआ. एंड मेजर आर 2 थियोरीज. एक तो लेमार्क ने दी थी पहले, लेमार्क एंड ट्रेविनास, उन्होंने पहले दी थी. उसके बाद सबसे एक्सेप्टेड थियोरी चार्ल्स डार्विन एंड अल्फ्रेड वॉलेस ने दी थी, वो सबसे ज्यादा एक्सेप्ट की गई थी. तो इन दोनों को हम डिस्कस करेंगे. लेमार्क की थियोरी हालांकि it was rejected, it was not accepted much because all the points were proven wrong, some were even not acceptable. तो अपन उन 2 थियोरीज के बारे में बात करेंगे. लेकिन even before starting that topic, let us first discuss one micro result of this. जैसे इवोल्यूशन हमने कहा बहुत स्लो प्रोसेस है, ठीक है? नई नई स्पीशीज डेवलप होती है फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स. जैसे ऑर्गेनिजम्स पहले मान लो यूकैरियोटिक छोटे ऑर्गेनिजम्स थे,
और फिर नए 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 ऑर्गेनिजम्स डेवलप हुए। कई बार इसी का एक छोटा फॉर्म ले लें तो एक स्पीशीज डेवलप हो गई, उसके बाद उसी स्पीशीज में से नई स्पीशीज आ जाती है कई बार। दैट इज कॉल्ड स्पीसिएशन, डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्पीशीज। तो अपन उस टॉपिक के बात करते हैं, स्पीसिएशन, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज फ्रॉम ओरिजिनली, और यू कैन से इसी को एनसीईआरटी में दे रखा है बट आपको ध्यान रखना है फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग स्पीशीज। सो फॉर दैट वी नीड टू नो व्हाट इज अ स्पीशीज एक्चुअली। स्पीशीज हम किसको बोलते हैं? वी कॉल अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स विच आर सिमिलर, मैक्सिमम सिमिलैरिटी होती है उनमें, और दे कैन फ्रीली इंटरब्रीड। दैट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स कैन बी कॉल्ड वन स्पीशीज। ठीक है, जैसे मैन के अंदर भी बहुत सारी डिफरेंसेस है, कलर, दे कैन हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ habits, they can have different kind of skin color, hair color, eye color, body build, but yet they can freely interbreed. So man is one species. तो species वो group of animals है जो maximum related है and they can freely interbreed. अब कई बार क्या होता है, इन्हीं species में से दो अलग groups बन जाते हैं which have different characters, like which are very different from the original ones. That is called speciation. And speciation का मेन रीजन अगर देखें, अपन इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं, ये सी नाउ यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि इवोल्यूशन क्या और स्पीसिएशन। इवोल्यूशन तो एक जनरल बिग लॉन्ग प्रोसेस है, उसी का एक पार्ट। उस स्पीसिएशन ऑल्सो इज ऑब्वियसली इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, उसी का एक छोटा सा पार्ट है स्पीसिएशन, माइक्रो इवोल्यूशन जैसे हम कह सकते हैं। सो दिस इज स्पीसिएशन, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग वंस, जो पहले थी उनमें से दो ग्रुप बन गए। ये कैसे हो सकता है? लेट्स सी। टू टाइप्स, फर्स्ट मेजर टू रीजंस आर एलोपेट्रिक स्पीसिएशन and second is sympatric speciation. Allopatric and sympatric speciation. What do we mean by allopatric and sympatric speciation? Okay, this allopatric, this is A, this is due to, this can also be termed as geographical isolation. So these both are related to land. We can say they are related to what? They are related to land. कैसे होता है अभी? Let's talk about allopatric speciation. इसी allopatric speciation के एग्जाम्पल होते हैं Darwin's finches. Darwin's finches. So let us discuss this. What is it? Now, we are talking about this, so I am just rubbing off this. Now I am talking about which one? Allopatric speciation. मान लो there is a group of, this is a island. ठीक है? This is an island. On this island, there are various organisms living which are similar. ठीक है? अब मान लो ये बीटल्स ही थे, या कोई भी ऑर्गेनिजम्स इमेजिन कर लो। डार्विन के केस में ये फिंच थे। फिंच मीन्स अ बर्ड, इट इज अ बर्ड। ठीक है? सो मान लीजिए ये बर्ड्स हैं या कोई भी ऑर्गेनिजम्स है जो इस आइलैंड पे रह रहे हैं, ये अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, दे आर ईटिंग, दे आर रिप्रोड्यूसिंग, they are walking and spending their lives as a normal thing. Okay, now what happens?
they have similar eating habits, they have similar likes and dislikes, pellets. But then suddenly what happens, the waters, somehow due to some reasons, the waters, you must be aware, in geography भी आपने देखा होगा कि जो अपना गोंडवाना लैंड वगैरह आपने पढ़ा हुआ है शायद 9th क्लास में, हाउ दे स्प्लिट एंड हाउ द हिमालयाज वर फॉर्म्ड, राइट. नीचे से एक प्लेट आके टकराया था जिसकी वजह से माउंटेन्स दे रोज अप, राइट. सो दैट वाज हिमालय फॉर्मेशन. तो ऐसे हो सकता है लैंड पीसेस स्प्लिट अपार्ट, दे अगेन गो एंड अटैच टू सम अदर पोर्शन. तो ये तो होता है. तो इस केस में हम क्या मान रहे हैं कि चलो बिकॉज ऑफ सम रीजन द रिवर्स और द वाटर्स केम इन बिटवीन दिस एंड ऐसे एरियाज फॉर्म हो गए लाइक दिस. ये सेपरेट हो गए, ये सारे सेपरेट हो गए दिस वे, ठीक है, बिकॉज ऑफ द वाटर. दीज ऑल सेपरेटेड. नाउ हियर देयर इज वाटर, ठीक है. अब दिस ड्रिफ्टेड अवे विद दीज ऑर्गेनिजम्स. ये ऑर्गेनिजम्स जो थे इस पे रह गए, ये ऑर्गेनिज्म जो है इस पे रह गए और ये यहां रह गए. मे बी कई बार माउंटेन फॉर्मेशन जैसा हुआ हिमालय का, वो बीच में आ गया, या कोई वैली बन गई. कोई भी ज्योग्राफिकल रीजन रहा, लैंड के फॉर्म में किसी भी चीज का आना बीच में, माउंटेन का या रिवर का या सी, वाटर, एनीथिंग, वैली, जो आके दो लैंड पीसेस को सेपरेट कर दे, that gives rise to allopatric speciation, geographical isolation. अब these animals were same earlier, ठीक है. अब ये drift away हो गया होगा, ये भी हो गया. Being similar, they were of the same species. Now what happens? From the same species, this goes to a area, or these are separated and move away to a habitat or to an environment जहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है, या there are the trees don't grow properly, या बहुत कोल्ड है, any environment conditions जो extreme है, this stays where it was and this also drifts to some other kind of environment. अब क्या होता है, यहाँ पे environment के according trees वगैरह वैसी उगेंगी, right? जैसा environment है वैसे plantation होगा, वैसा food होगा. So these would be eating that. जैसे इनको मिल रहा है वैसे खाएंगे, ठीक है. अब दे मस्ट बी हैविंग सर्टन नीड्स ऑल्सो. हो सकता है इस पे बहुत थॉर्नी ट्रीज उगनी स्टार्ट कर दे, और हो सकता है इसमें बहुत हेल्दी वेजिटेबल टाइप डाइट मिले, तो उनकी बॉडीज वैसे ही होंगी. सब अलग अलग टाइप से डेवलप करेंगे एंड दैट डेवलपमेंट विल बी पास्ड ऑन जनरेशन. जनरेशंस वही रहेंगी, ठीक है ना. उसके बाद उनमें वैसे चेंजेस नजर आने लगेंगे, बिकॉज एवरी ऑर्गेनिज्म अल्टीमेटली वांट्स टू सर्वाइव, एंड टू सर्वाइव इन सर्टेन हैबिटेट्स every organism slowly tries to have develop some conditions in the body. Cells start working in that way कि वो उस environment में survive कर सके, ठीक है ना. तो धीरे धीरे these organisms would develop after generations certain characters जो इस वाले के पास नहीं है लेकिन इस वाले के पास है, because it had those conditions. हो सकता है इन तीनों में different आ जाए according to environment, need and habitat. Over the years, then they would develop bodies which would not be compared. अब ये यहाँ अगर है तो यहाँ से यहाँ तो interbreeding होना मुश्किल है. So what will happen? इनका interbreeding रुक जाएगा because of a geographical barrier. They would then reproduce among themselves और slowly वैसे ही changes वाली bodies develop हो जाएगी. And that would be called, this was the allopatric speciation, formation of new species from the pre-existing one. और ये किसने बताया था? Darwin. Actually, when Charles Darwin went on a voyage in a ship that was HMS Beagle. Ship में जब वो voyage पे निकले, he was traveling through the tree and he came across a group of islands, 13 islands, जिनका नाम था Galapagos Islands. कौन सा? Galapagos Islands. These islands सब पे उन्होंने उतर के देखा. So what he found, he could see finches there, birds which were finches, but उनकी सब की जो
बीक थी दैट वाज डिफरेंट, इट वाज फॉर्म डिफरेंटली. सो ही सेड, अब इनको सी हो सकता है इनमें बीक बीक को उन्होंने ध्यान दिया, तो दैट वाज फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू कैरेक्टर. व्हाई वाज दैट? बिकॉज कहीं पे थॉर्नी ट्रीज होंगी, कहीं पे लीव्स बुशी होंगी, कुछ अलग टाइप का हैबिट कंडीशंस होंगे जिसके अकॉर्डिंग उन फिंचेस की बीक में धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा था, चेंजेस आ रहा था. ठीक है, सो दैट दे कुड ईट दैट फूड एंड सर्वाइव. तो उन्होंने ये एविडेंस कलेक्ट करके गए, बट लेटर ऑन इट वाज फाउंड कि दिस इज अ वेरी good nice evidence for evolution. He was not aware when he saw that, but generally ऐसा ही होता है. After studying and research पता चलता है कि अरे ये तो काफी important था. So this was allopatриक speciation. न्यू, अब हो सकता है वो देखो बीक में कैरेक्टर था, वो वैसा बन गया, हो सकता है धीरे 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 धीरे. अब नाउ इंटरब्रीडिंग could be possible, but why it was not possible? Could be and could not be. Why will they not interbreed? Because of the distance. ठीक है, later on in life ऐसा भी हो सकता है कि उनकी बॉडीज, उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की एनाटॉमी बदल जाए तो वो कंपैटिबल ना रहे later on, ऐसा भी हो सकता है. तो that would be called reproductive isolation. When reproductive isolation, what do we mean by reproductive isolation? Reproductive isolation means when two organisms do not interbreed. They could interbreed, but now because of the distance they do not, and later on हो सकता है उनकी anatomy change हो जाए, उनकी likes dislikes change हो जाए, so they will not interbreed and ultimately नए characters इनमें आ जाएंगे. ठीक है, so all are interconnected, things are all interconnected. ultimately नए characters का आना, हम समझ रहे हैं कि क्या क्या रीजन हो सकते हैं, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, ये सारे मैं एक वन बाय वन आपको बता रही हूँ. ठीक है, ओके. नाउ दिस वाज एलोपैट्रिक की कोई जोग्राफिकल बैरियर आ गया था. अब कई बार क्या होता है, सिम्पैट्रिक स्पीसिएशन मींस डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू स्पीशीज और न्यू कैरेक्टर्स इवन विदाउट बीइंग आइसोलेटेड बाय जोग्राफिकल बैरियर. एक ही एरिया में रहते हुए भी कई बार, एक ही एरिया में रहते हुए भी कई बार नई स्पीशीज या नए कैरेक्टर्स डेवलप हो जाते हैं. How that occur? Let's see. इसका एग्जाम्पल है पिग फ्रॉग and gopher frog. These actually are of the same original species, but उनमें दोनों में नए नए characters आ गए हैं. How can that happen? That's due to sometimes likes and dislikes also. एक को रात में बाहर आना पसंद है, दूसरा नॉक्टर्नल है, नॉक्टर्नल हैबिट्स उसकी हो जाती है. तो धीरे धीरे नॉक्टर्नल एनिमल्स के एजेस के बाद ऐसा होगा कि वो नॉक्टर्नल कंडीशंस में, नाइट कंडीशंस में सरवाइव बेटर कर पाए, और दूसरा दिन में बाहर निकलता है. एंड ऑब्वियसली यू नो इंटरब्रीडिंग इज ऑलवेज ड्यू टू लाइक्स एंड डिसलाइक्स ऑल्सो. तो धीरे धीरे नए, एक ही एरिया में रहते हुए भी, एक ही हैबिटेट में रहते हुए भी नए, और कई बार क्या होता है एक ही पॉन्ड या एक ही सी का अलग अलग एरियाज में अलग अलग टाइप का वेजिटेशन भी होता है. सो दैट ऑल्सो कैन गिव राइज टू न्यू कैरेक्टर्स. तो एक एरिया में रहते हुए भी समटाइम्स न्यू कैरेक्टर्स डेवलप बिकॉज ऑफ डिफरेंट हैबिट्स, डिफरेंट लाइक्स, डिफरेंट नीड्स. हर इंडिविजुअल क्या करता है, अपनी नीड के अकॉर्डिंग रहता है, जो भी मुझे ये पसंद है आपको ये पसंद है, रहता है. दैट बिकम्स अल्टीमेटली अ रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन. तो एक ही जगह पे, इसका बेस्ट एग्जांपल दोनों का अगर अपन करने चाहे प्रैक्टिकली सोचें तो, ठीक है, प्रैक्टिकली सोचें तो फॉर एग्जांपल मानिए सिम्पैट्रिक का आपको बताती हूँ. एक कॉलोनी है जिसमें देयर आर
यू कैन से 50 हाउसेस, 100 बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, 50 हाउसेस है एक कॉलोनी में, ऑल द पीपल आर सेम, ठीक है। मैं ये बता रही हूँ आपको कि लाइक्स डिसलाइक्स एक एरिया में रहते हुए कैसे बदलती है। ऑल पीपल आर सेम देयर, they are living like a family, and all socializing and everything is going on. But then what happens out of this, there are some, जैसे generations गए और कुछ generation के बाद 10 houses में ऐसे लोग आ गए because of coming of various people and reproducing and new children being born, they had like for non-veg food, non-vegetarian food. But the 40 others did not like it. So what happens? Their dislike made a distance between them. ठीक है? Now slowly because of this distance, there are difference of opinions also, and then that distance, कुछ दिन की चलो हम यहाँ नहीं जाएंगे इनके घर, 10 के घर, 40 would be socializing, those 10 are different, now they would socialize among themselves. स्लोली एक जनरेशन गया, दूसरा गया, तीसरा, चौथे जनरेशन तक हो सकता है ऐसा हो कि nobody knows who is living in those, because it becomes like a different zone, and then हो सकता है these 10 people they find another area for another group, they go from there. तो ultimately क्या होगा, इनमें ऐसा नहीं है कि interbreeding नहीं हो सकती, but because of their dislikes and likes वो कभी भी interbreeding होगा नहीं, and slowly new characters will develop. This is a general example जिससे अपन समझ सकते हैं कि कैसे likes dislikes भी distance create करके separate कर देता है. Organisms में भी ऐसा होता है, not non-vegetarian and vegetarian food, that was just for example, but likes and dislikes कोई भी हो सकती है. So because of that new characters develop, that is called sympatric speciation. कई बार instantaneous, ये दोनों आपको hopefully समझ में आ गए होंगे. Now there is one instantaneous speciation. Instantaneous speciation means instant मतलब suddenly एक जनरेशन के बाद दूसरी में कई बार न्यू कैरेक्टर्स आ सकते हैं, है ना. इंस्टेंटेनियस स्पीशीएशन, यू आप किसे, हाँ, आई टोल्ड यू द एग्जांपल ऑफ दैट सेंटेंस, नो, यहाँ कचरा डालना नहीं, डालने वाले को सजा. सो दैट कॉमा कमिंग हियर, टोटली नया सेंटेंस बन गया. तो मेजर चेंज इन द डीएनए सीक्वेंस कैन लीड टू इंस्टेंटेनियस स्पीसीएशन, जो सडनली नजर आए नेक्स्ट जनरेशन. अदर ऑल टेक अ लिटिल टाइम, जनरेशंस, बट दिस कैन बी सडन ऑल्सो. तो देर इज, ये मान के चलो, देर इज नो कंट्रोल्ड थिंग कि ये ऐसा ही होगा, बिकॉज एवरीथिंग इज इन द हैंड ऑफ नेचर, एंड नेचर डज नॉट बिहेव अकॉर्डिंग टू अस. Everything, after all, for millions of years has been going on, and we cannot say कि अब humans ऐसे हैं तो ऐसे ही रहेंगे after 100 years or after 1000 years. हो सकता है there are changes. बस ये है कि we in our lifetimes जितना सोच सकते हैं उतना हम सोच रहे हैं. To experience evolution is very difficult, but to study about it is the only option we have. ठीक है. तो आज जैसे ह्यूमन से हो सकता है ह्यूमंस अभी, आप मानो इस एज में, जैसे बिफोर 20 years when we were kids, we were not secluded in the house and doing gadgeting and only online. We did not have internet also, so we were playing outside in the sun, we were playing outside and we had different games. धीरे धीरे क्या हुआ, ये इंटरनेट आया. जैसे ही ये 1900 खत्म हुए, 2001 आया, और slowly there were changes. और आज अगर आप देखो, many from your generation, जैसे जो अभी 20-21 years है, वो दोनों को एक्सपीरियंस करा, हमने भी दोनों को एक्सपीरियंस किया, लेकिन उनके बचपन से अभी तक भी थोड़ा सा डिफरेंस है. Nowadays use of gadgets has increased such a lot कि slowly children have developed a habit of sitting inside, and हो सकता है this habit can lead to changes in the bodily design after 1000 years,
कि वो बाहर सन में जाना उनके लिए दिक्कत कॉज करे और अडेप्ट यहाँ पे कर जाए कि ठीक है ये बेटर है। अभी तो हम सोच रहे हैं वो हार्मफुल है, ऐसा है, लेकिन सेल्स हो सकता है ऐसे डेवलप हो जाए कि इसी एनवायरनमेंट में रहने के लिए अडेप्ट हो जाए एंड दिस इज बेटर फॉर देम। गोइंग आउट इन द सन माइट बी बैड। तो कैरेक्टर्स डेवलप होता। और एक चीज जो डार्विन ने बताई थी कि नेचुरल सिलेक्शन होता है, नेचर ऑलवेज tries to select those variations which are beneficial for the organism. वो अपन थोड़ा लेटर समझेंगे, ठीक है। सो दिस इज इंस्टेंटेनियस स्पीसिएशन। अब अपन बात करते हैं, सी स्पीसिएशन ऑल्सो कैन बी रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन की वजह से, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की एनाटॉमी बदलने की वजह से, वेरिएशंस की वजह से। वेरिएशन इज एवरीवेयर। जोग्राफिकल आइसोलेशन, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, सी ठीक है। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन कैन बी एट सिम्पेट्रिक, एक ही एरिया में रहते हुए भी हो सकता है, ठीक है ना। सो दीज ऑल आर रीजंस फॉर स्पीसिएशन। आप स्पीसिएशन वाले रीजंस भी इवोल्यूशन में भी लिखते हैं तो इट इज नॉट रॉन्ग, बट आपकी एनसीईआरटी में स्पेसिफिकली इस टॉपिक के नीचे दिया हुआ है तो आप उसके अकॉर्डिंग जाएं, ठीक है, जैसे बुक में दिया हुआ है वैसे, ठीक है। नाउ दिस वाज अबाउट इवोल्यूशन, ठीक है। इवोल्यूशन तो ऐसे हो गया। हु गेव द थियोरीज फॉर दिस? सो द फर्स्ट थियोरी कि हाँ इवोल्यूशन ऐसा हुआ था was given by Lamarck, ठीक है। Lamarck gave a theory in which four major, ये theory नहीं है आपके इसमें but we should study it because it was one of the earliest theories of evolution, so we need to study it. What he stated, he said first, his book Zoological Philosophic was a book, if it is mentioned in the NCERT ध्यान रखना, मैं आपको लाइव में बता दूंगी पढ़ के, अदरवाइज जस्ट 4 कैरेक्टर्स को समझ लो। वैसे आपके NCERT में है ही नहीं, बट मे बी इन द RBSE बुक it is there. I had read earlier, I don't have the newest version, but फिर भी अभी मैं देख के आपको बता दूंगी। Let's study it. Lamarck said, we are studying about Lamarckism. First he said, he gave 4 points in his theory. Internal vital forces. He talked about internal vital forces. उन्होंने क्या बताया कि हर ऑर्गेनिज्म के अंदर, हर सेल के अंदर कुछ ऐसा इंटरनल वाइटल फोर्स होता है जिसकी वजह से सेल कैन इंक्रीज इन साइज। बट देन दिस वाज नॉट ट्रू। व्हाई? बिकॉज एंजियोस्पर्म्स हैव इवॉल्व्ड आफ्टर जिम्नोस्पर्म्स, वो टॉल है, एंजियोस्पर्म्स शॉर्टर है, सो दिस थ्योरी वाज रॉन्ग। हम सिर्फ पढ़ रहे हैं। सेकेंड पॉइंट, थियोरी की जगह पॉइंट हम बात करें। सेकेंड वाज एनवायरमेंटल नीड्स, सी एंड विशेस। उन्होंने किस पे ध्यान दिया था? विश ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। सी एनवायरमेंटल नीड के अकॉर्डिंग इवोल्यूशन होता है, बट इट इज माइक्रो, ईयर्स के बाद। ऐसा नहीं होता कि एक जनरेशन में, अगर ये ट्रू होता कि मुझे अभी चाहिए कि इस विंडो में से बर्ड बन के उड़ जाऊं, आई डोंट वांट टू स्टे एट दिस प्लेस, तो कैसा होगा? इज इट पॉसिबल फॉर मी टू मेक सम विंग्स एंड गो? नो, आई वांट इट बट इट्स नॉट दैट वे। हो सकता है अगर हैबिटेट ऐसा हो जाए मेरा कि मुझे कहीं पे ऐसी जगह पे रहना पड़े जहाँ पे बहुत कोल्ड है, तो स्लोली मुझ में कुछ चेंज नहीं आएगा, लेकिन अल्टीमेटली जनरेशंस के बाद देयर कैन बी सम काइंड ऑफ चेंज। सो दिस वाज आल्सो रॉन्ग। एनवायरमेंट की नीड के अकॉर्डिंग यू कैन नॉट डेवलप कैरेक्टर्स इन योरसेल्फ। थर्ड था, ही सेड यूज एंड disuse of organs. What he said was,
Oh, the timer is off. I would just end this after Lamarckism and start another part 2 so that we complete it. So bear with that. इसका मैं आपको बता रही हूँ. Fourth is inheritance of acquired characters. ठीक है? So these are the 4 points of Lamarck. I'm just, excuse me, I'm putting off the camera and again recording the part 2 because we need to complete it. So ये 4 points आप लिखें. Till then, I'm just explaining in some time. Excuse me.